नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिशन इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम जीके की मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, जो आपकी एनसीएल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और इस क्लास के अंतर्गत आपको एक पूरा जीके का टॉपिक कवर कराया जाएगा और वो टॉपिक जो है आपकी एनसीएल की परीक्षा के लेवल का होगा, जिस हिसाब से एनसीएल आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है। और चाहे आप एनसीएल की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो एनसीएल जो है वो बहुत सी परीक्षाएं आयोजित कराता है, जिसमें आपके एचएम ऑपरेटर के हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के, जूनियर केमिस्ट वगैरह की है, जो अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है, तो एचएम ऑपरेटर में क्या होता है कि आपके 60 से 70 जो है जीके क्वेश्चन पूछता है, और जो पैरामेडिकल स्टाफ या जूनियर केमिस्ट वगैरह का है उसमें 30 क्वेश्चन पूछता है 100 में से। ठीक है, और 70% उसका टेक्निकल का होता है, 30 क्वेश्चन जो है जीके और मैथ का होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ये जो हम मैराथन क्लास लेकर आए रहे हैं। और जो आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, ये वाली जिससे मैं आपको करवा रहा हूँ, तो पीडीएफ आपको रिवाइज करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ये जो है टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करते हैं कि सर 30 नंबर की जो एनसीएल में जी के मैथ रीजनिंग आती है उसकी तैयारी करवाइए। तो ये उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैथ रीजनिंग की भी मैं तैयारी आपकी कराऊंगा बाद में। ठीक है, पहले आप इसे देख लीजिए। और जो हमारी मैराथन क्लास है वो बैक टू बैक हर एक टॉपिक की क्रमवार अब मिलती है आपको, चली जाएगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम हमारे चैनल पर जाना होगा, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सही समय पर मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की आकृति के बारे में। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, और अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य जो है भारत देश हमारा स्थित है। और आगे हम देखते हैं, भारत के उत्तरी गोलार्ध में 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री से लेकर 57.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच जो है हमारा प्यारा भारत अवस्थित है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। तो उससे पहले 6 देश देख लेते हैं हम कौन कौन से आते हैं। तो पहले नंबर पर विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन है, चौथा यूएसए, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत, और 8वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना। चलिए आगे हम देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो देख लेते हैं विश्व के बड़े बड़े देश कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत, तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर पाकिस्तान, 7 नंबर पर आता है बांग्लादेश, और 8वें नंबर पर आता है रूस जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों भारत के गांव के बारे में। तो भारत में गांव की लगभग 6,41,000 जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे हम देखते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। चलिए आगे हम देखते हैं, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और इसके तटीय भाग की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। ये 7516.5 जो है भारत की टोटल तटीय रेखा की लंबाई है, यानी कि जो हमारे बंगाली खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार और अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उनके भी टोटल मिला के यानी कि पूरी जो है वो तटीय रेखा की लंबाई है 7516.5। और जो हमारी मुख्य भूमि पर जो तटीय रेखा है वो है 6100 किलोमीटर। वे जो बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार है और अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप है, उनको हटाकर केवल मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। ये थोड़ा इसमें इन्होंने गलत लिख रखा है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आगे हम देखते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस पर इसका पहला नाम जो था वो पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर
दूरी पर स्थित है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये है हमारा कौन से द्वीप पर स्थित है, तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत का सबसे पश्चिम बिंदु सरकरी गुजरात में स्थित है, तथा पूर्वी बिंदु है वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। आगे हम देखते हैं। संकोश नदी असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। कोबाला पॉइंट मुंबई में स्थित है, पॉइंट कलिमेरे तमिलनाडु में स्थित है, और पॉइंट पेड्रो जफाना श्रीलंका में स्थित है। चलिए आगे हम दर्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और सिपकिला दर्रा शिमला तथा तिब्बत को जोड़ता है। चलिए यांग याप दर्रा, तो कहीं कहीं आपको ये यांग दर्रा मिल जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जोजिला दर्रा। तो इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। तो सिपकिला दर्रा सतलज नदी के पास है, और जलेपला दर्रा तीस्ता नदी के पास है। चलिए काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यहाँ से चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। चलिए आगे हम देखते हैं। NH-1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ये एक रास्ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर स्थित है। तो बनिहाल दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है 8 राज्यों से इनसे होकर गुजरते हैं। और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान शामिल है। चलिए आगे हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश तथा उनमें से लगने वाले राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चीन से कौन कौन से राज्य लगते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन से लगते हैं। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात लगते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अफगानिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर लगता है बस अफगानिस्तान से केवल, और वो भी गुलाम कश्मीर लगता है जो पाकिस्तान के हिस्से में है। भूटान के बारे में पढ़ते हैं। तो भूटान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश लगे हुए हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं। नेपाल से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये नेपाल से लगे हुए हैं। और बांग्लादेश से लगे हुए हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, देख लेते हैं कितने राज्य हमारे लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। तो स्थल सीमा से हमारे जो देश लगे हुए हैं वो 7 देश लगे हुए हैं स्थल सीमा से। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हुए, यानी कि जो भारत के जो राज्य हैं 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, 17 राज्य भारत के। चलिए आगे हम देखते हैं पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए सबसे लंबे राज्य हैं। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है पश्चिम बंगाल, चीन से लगा हुआ है जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से राजस्थान, नेपाल से लगा हुआ है सबसे ज़्यादा बिहार। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। नेपाल से कौन सा लगा हुआ है सबसे ज़्यादा बिहार, म्यांमार से मिजोरम, भूटान से असम और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर, जिसे हम गुलाम कश्मीर भी कहते हैं। तो भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश लगे हैं, और स्थलीय सीमा से भी 7 देश लगे हुए थे, और जलीय सीमा से भी 7 ही देश लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जो है 7 देश भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं। और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये जल और स्थल दोनों से भारत के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। जफराना श्रीलंका में है, और श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा ये जुड़ा हुआ है। चलिए भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश श्रीलंका तथा इंडोनेशिया, और जो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा विश्व का द्वीप समूह है। इसकी राजधानी जकार्ता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है।
और साढ़े बयासी पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम केरल से होकर गुजरती है। और 3 ओर से बांग्लादेश से घुरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ की जो चट्टान है सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। और सोना, चांदी, लोहा, जस्ता इन्हीं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी है और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप एक रेखा जिसे आदम का पुल कहते हैं। इसको कहीं कहीं मान्यता है आदम के पुल की, और हिंदू की जो मान्यता है भारत में इसकी मान्यता है राम सेतु पुल की, कि श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए बनाया था वानर सेना की सहायता से। पश्चिमी तटों के नाम, तो गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसको कहते हैं कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक को कहते हैं केंद्र तट, और कर्नाटक से केरल को कहते हैं हम मालाबार तट। ठीक है। तो पश्चिम घाट के कुछ बंदरगाह देख लेते हैं हम। तो भारत के पश्चिम बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है, नहावा शोवा है महाराष्ट्र में, मार्गगोवा है गोवा में, और कोच्चि है केरल में। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है महाराष्ट्र में, मंगलुरु कर्नाटक में। और पूर्वी तटों के नाम के बारे में देखते हैं। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का है कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकुंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट के नाम से हम जानते हैं। पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पारादीप उड़ीसा है, तो पारादीप उड़ीसा में है बंदरगाह। एरोन बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लगुन झील यानी कि खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का को ही कहते हैं। ठीक है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं हम। तो डल झील जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील भी जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, माना झील भी जम्मू कश्मीर में, जैसमंद राजस्थान में, सांभर भी राजस्थान में, डिडवाना राजस्थान, पुष्कर राजस्थान में है, और खुरपाताल भी जो है ये खुरपाताल है ये उत्तराखंड में है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है, देवताल उत्तराखंड में। और मैं आपको बता दूँ कि जिस कोई सी भी उसके पीछे झील के पीछे ताल आ रहे हैं वो उत्तराखंड राज्य की झील है। ठीक है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, नागिन भी जम्मू कश्मीर में, पेरियार झील केरल में, अष्टमुदी झील जो है वो केरल में स्थित है। तो खुरपाताल उत्तराखंड में, देवपाताल उत्तराखंड में, नौकुचिया ताल भी उत्तराखंड में, नैनीताल भी उत्तराखंड में, और सातताल झील भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। अष्टमुदी झील केरल में, बेम्बनाड झील केरल में, लोनार झील भी ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो नैनीताल झील उत्तराखंड में, सातताल झील उत्तराखंड में, मालताल झील उत्तराखंड में, रागस्थाल झील भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थोड़ी झील और रह गई। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, लोकटक झील मणिपुर में, हुसैनपुर झील आंध्र प्रदेश में, कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित प्रयाग। ठीक है, और जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है। वहीं से भारत की सबसे पवित्र नदी का निर्माण होता है जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी आकर मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तथा अलकनंदा आकर मिलती हैं। विष्णुप्रयाग में धूलिगंगा और अलकनंदा नदी आकर मिलती है। और नंदप्रयाग में मिलती है नंदा नदी और अलकनंदा नदी। चलिए केदारनाथ धाम के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम शिवधाम भी कहते हैं। तो मंदाकिनी नदी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल भी केदारनाथ में स्थित है। बद्रीनाथ के बारे में बात करते हैं तो विष्णु धाम हम इसको कहते हैं। अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये भी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है। अब हम बात करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। तो भारत की भौगोलिक आकृति को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, भारतीय द्वीप समूह, उत्तर भारत का मैदान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय पर्वत भारत की
उत्तर की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति तैतीस सागर पर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हुई है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर हिमालय वहाँ पहले क्या हुआ करता था, तैतीस सागर हुआ करता था। और ये सिद्धांत दिया था एक वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक, जिनका नाम था कोबर। तो उनके भूसंगति सिद्धांत के द्वारा ये माना जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यह विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ऊंची है। ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत स्थित है। तो ट्रांस हिमालय या महान हिमालय में इसको कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू-गाडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो इसकी जो ऊंचाई है 3611 और विश्व की सबसे ऊंची चोटाई है माउंटेन एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848। कहीं कहीं आपको 8850 देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं वृहत हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। चलिए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसे तिब्बत भाषा में चेमायुंगलुमा, नेपाल में सागर माता कहा जाता है। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो मध्य हिमालय के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग व सोनमर्ग। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक स्थित है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डफला मिश्मी मिरी अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच की कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार या कोटद्वार एवं पश्चिम में दून यानी देहरादून कहा जाता है। चलिए अरावली पर्वत के बारे में बात करते हैं। तो यह राजस्थान में स्थित है। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला हिमालय है और प्राचीन है अरावली। तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है राजस्थान में। अरावली की पश्चिम ओर से माही तथा लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है। मालवा के पठार के बारे में बात करते हैं। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इससे चंबल तथा बेतवा नदी निकलती है। छोटे नागपुर के पठार के बारे में बात करते हैं, काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में। इस छोटे नागपुर का पठार, इसका विस्तार जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। इस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। महानदी स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर नदी इसी पठार की मुख्य नदी है। इस पर होकर वो बहती है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी के बारे में। तो इसकी पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसके पूर्वी हिस्से से तापी नदी निकलती है। नीलगिरी के बारे में बात करते हैं। नीलगिरी पर्वत के बारे में, तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोदा बेटा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी है, वो है अन्यमुदाई। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी पर पूरी घाट और पश्चिम घाट को मिला, यानी जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो जो भारत का पूरी घाट और पश्चिम घाट है, इसको ही मिलाता है। यानी कि पूरी घाट और पश्चिम घाट तक जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो फैली हुई है। अन्यमुदाई के बारे में बात करते हैं। अन्नमलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्यमुदाई है। चलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप इसे प्लीज़ अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको क्या हो सके, हमें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और जो नए बच्चे हैं जिसको आप भेजोगे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ
मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो नई नई वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है, तो इसलिए आप इसे शेयर करते रहिए बराबर। चलिए मैकाल पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जो एक ब्लॉक पर्वत है। चलिए दोस्तों, इस पहाड़ी के पश्चिम ओर से नर्मदा नदी निकलती है तथा दक्षिण की तरफ से माही नदी निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। चलिए आगे हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो ये यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को दो हिस्सों में कौन सा पर्वतमाला जो है वो विभाजित करता है, तो वो है विंध्याचल पर्वत। भारत में कृषि, ठीक है, तो भारत में कृषि देखते हैं। अब हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 51% भाग पर कृषि है। ठीक है, 51% भाग पर केवल कृषि होती है। इसमें 4% भाग पर चारागाह, लगभग 21% भाग पर वन तथा 24% बंजर भूमि है। चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। कृषि राज्य सूची का विषय है। भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देश की कुल श्रम शक्ति का 48.9% भाग कृषि में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं तथा सबसे ज़्यादा महिला चाय उद्योग में लगी हुई है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। भारत की प्रमुख फसल, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, और देश में गेहूं के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है तथा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब का प्रथम स्थान है। चलिए हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति सन 1967 से 68 में शुरू हुई थी, और भारत में दूसरी हरित क्रांति सन 1983 से 84 में शुरू हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति बाद में सबसे ज़्यादा सफल गेहूं में रही तथा उसके बाद चावल में रही है। तो ऐसे बोल रहे थे कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, तो गेहूं की फसल पर पड़ा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी अरेबिका है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त की जाती है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरे स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। चलिए आगे हम देखते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1986 में हुई थी। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, चलिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सेरिकल्चर को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट पालन हम सेरिकल्चर को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन कहा जाता है। पिसिकल्चर मछली पालन। विटिकल्चर अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहा जाता है। वर्मिकल्चर कहा जाता है केंचुओं की खेती को, यानी केंचुए पालन को कहा जाता है। पोमोकल्चर फलों की खेती को यानी फूलों के उत्पादन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को। ओलेरिकल्चर सब्जी के उत्पादन को कहा जाता है। और एरोपोटिक जो कल्चर इसे क्या कहा जाता है, तो हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स जलों में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, तो हरित क्रांति किससे, खाद्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से। तो भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। बादामी क्रांति मसला उत्पादन से। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। चलिए लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से है, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। चलिए आगे हम देखते हैं। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है, और श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से। चलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में पढ़ेंगे।
तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया था जो दूध उत्पादन से संबंधित था और ये काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे थे। चलिए, फलोत्पाद में राज्यों का क्रम। तो चावल में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रथम है? पश्चिम बंगाल। द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश है। गेहूँ में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पंजाब है। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मक्का सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर कर्नाटक में। चना होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर होता है। अरहर की जो दाल होती है महाराष्ट्र में नंबर 1, कर्नाटक में सेकंड। मसूर की दाल उत्तर प्रदेश में प्रथम, मध्य प्रदेश में सेकंड। मूंगफली गुजरात में प्रथम, आंध्र प्रदेश में सेकंड। सरसों होती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर। सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर। सूरजमुखी की जो फसल होती है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा और आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर होती है। कपास की जो खेती होती है गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है और महाराष्ट्र में सब दूसरे नंबर पर होती है। जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है और बिहार में दूसरे नंबर पर। आलू की बात करें तो आलू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में दूसरे नंबर पर आलू उगाया जाता है। प्याज के बारे में बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज उगाई जाती है और गुजरात में दूसरे नंबर पर प्याज उगाई जाती है। चलिए, गन्ना देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है गन्ना उत्पादन में भारत में और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। चलिए, तंबाकू। तो तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिसे पत्तियों में वांछित रंग व गंध आदि गुणों का विकास होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। अन्न भंडार करते समय दानों में नमी 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है, यानी कीट पतंगे उसमें लग जाते हैं और वे सारी जो है हमारे जो अन्न भंडार है वो खराब कर देते हैं। दलहन फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व होता है। चलिए, मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता कमी के कारण होता है। तो सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है, यानी कि जो कॉफ़ी होती है सबसे उच्च कोटि कौन सी होती है? अरेबिका होती है। ठीक है। झूम खेती। तो इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है तथा इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। तो ऐसे बोल रहा था कि जो गेहूँ की फसल है वो कौन से प्रकार की फसल है? तो वो है रबी के प्रकार की फसल। खरीफ की फसल के बारे में बात करते हैं तो यह जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जैसे चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा आदि। चलिए, जायद की फसल तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काटी जाती है, जैसे राई, मक्का, ज्वार, जूट और रागी। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं भारत की मिट्टियाँ। तो भारत के मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? चलिए, पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है इस मिट्टी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, बंगर तथा खादर। नेक्स्ट हमारा काली मिट्टी। तो इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। तो इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी हम कहते हैं। तो काली मिट्टी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है रेंगुर मिट्टी। तो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो इस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन पाया जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए, लाल मिट्टी में चूना मिलाकर उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी की उपज क्षमता कम होती है, यानी कि इसमें जो हमारी पैदावार है वो बहुत ही कम होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इसमें कुछ प्राप्त हमको होता है। लेटराइट मिट्टी, इस मिट्टी में आयरन और सिलिका पाई जाती है। चलिए, इस मिट्टी में चाय और इलायची के लिए अच्छी क्षमता है। तो चाय और इलायची जो है लेटराइट मिट्टी में बहुत ही अच्छे तरीके से उगाई जा सकती है, हम इसमें अच्छे अच्छे फसल
जो लेटराइट मिट्टी में ले सकते हैं चाय और इलायची की। भारत में सिंचाई, तो सिंचाई के बारे में देखते हैं कैसे भारत में सिंचाई होती है। तो तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन 55.9% कुआं और नलकूप द्वारा होता है। भारत में दूसरे स्थान पर नहर यानी कि 31.4% होता है, और पहले नंबर पर 55.9% यानी 60% जो है नलकूप के द्वारा यानी कि जो ट्यूबवेल होती है उनके द्वारा जो भारत में सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा यानी 31.4%, दूसरे नंबर पर नहरों द्वारा है जो भारत में सिंचाई होती है। विश्व का सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र चीन है, 31% जो है सिंचाई भारत विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में होती है। दूसरे स्थान पर भारत आता है, तो भारत दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर भारत सिंचाई में है। चलिए आगे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा भारत में नलकूप उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जो मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। चलिए नदियों के किनारे प्रमुख नगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इधर नगर इधर नगर है, इधर नदियाँ हैं। तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, बद्रीनाथ बसा है अलकनंदा नदी के किनारे, और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, कानपुर बसा है गंगा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद बसा है गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदी के किनारे जो है ये इलाहाबाद बसा हुआ है। कन्नौज बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे, और सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे। चलिए मथुरा नदी के बारे में बात करते हैं। तो यमुना नदी के किनारे बसा है बरेली, बसा है रामगंगा नदी के किनारे। अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद जो है वो बसा हुआ है। जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के, नासिक गोदावरी के, जौनपुर है ये भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज, विजयवाड़ा कृष्णा, उज्जैन छिप्रा पठरपुर भीमा नदी के किनारे बसा है। चलिए हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, संबलपुर महानदी के, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। सोकोवा घाट असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे ये बसी हुई है। ओरछा बसा हुआ है बेतवा नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो यहाँ से भी आपकी परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे पहली रेल चलाई गई थी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच। चलिए आगे हम देखते हैं भारत में सबसे पहले रेल अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था पिछली बार एनसीएल के एग्जाम में, एचईएम ऑपरेटर के एग्जाम में, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। यह है लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है, कौन कौन सी है? ब्रॉड गेज 1.676 मीटर, मीटर गेज 1 मीटर, नैरो गेज 0.610 मीटर। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। यह डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के बीच 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत यानी ट्रेन 18 ट्रेन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर तक लंबा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोंकण रेलवे। तो यह महाराष्ट्र के रोहा से मडग्राम गोवा तक जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर सबसे पहले रेल 1998 में चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों को लाभ पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे में वर्तमान में 18 मंडल जोन
प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। पहले कभी 9 मंडल हुआ करते थे। तो चलिए इनके देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी का कोलकाता में, पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे मालीगांव, उत्तर पश्चिम रेलवे का है जयपुर में, और दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे का है कोलकाता में। चलिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली, पश्चिम रेलवे का मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे का है जबलपुर में। चलिए, मेट्रो रेलवे कोलकाता में और दक्षिणी तट रेलवे का है विशाखापत्तनम में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कोलकाता में सन 1984 में चली थी। दिल्ली मेट्रो रेल का प्रारंभ 25 दिसंबर 2002 में हुआ था। यह मेट्रो 30,000 से सादरा तक चलाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह मेट्रो जापान तथा दक्षिण कोरिया के सहयोग से चलाई गई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेल इंजन के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में बनाए जाते हैं। सवारी डिब्बों के कारखाने कपूरथला, पेरम्बूर तथा बंगलुरु में बनाए जाते हैं तथा और कोलकाता में, यानी कि 4 जगह बनाए जाते हैं, कपूरथला, पेरम्बूर, बंगलुरु और तथा कोलकाता में। चलिए, रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना छपरा बिहार में है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायु परिवहन के बारे में बात करते हैं। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 ईस्वी में हुई थी। यह इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। चलिए, एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया विदेशों के लिए से सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो एयर इंडिया है विदेशों के लिए से सेवाएं उपलब्ध कराता है। हवाई अड्डों के बारे में बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर में। गुरु रामदास हवाई अड्डा अमृतसर में। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा में है। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा है गुवाहाटी। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है इंदौर में। शेख अलाम हवाई अड्डा है श्रीनगर में। और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी शहर में स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न कराता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 3,475 किलोमीटर है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है जो मात्र 6 किलोमीटर लंबा है। चलिए आगे हम देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना है। चलिए, भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व गोवा में है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व है गोवा राज्य में है। भारत में सड़क का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सबसे कम सड़क की लंबाई उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये कहाँ से कहाँ तक ये लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से
पाकसीमा तक। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता, 3 है आगरा से मुंबई, 4 है मुंबई से चेन्नई, 5 कोलकाता से चेन्नई, 6 है कोलकाता से मुंबई, 7वां है वाराणसी कन्याकुमारी और 8वां है दिल्ली से जयपुर मुंबई, 17वां है पानवेल पदापल्ली और 28वां है दिल्ली से लखनऊ के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आंतरिक जलमार्ग, यह है परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रिक जलमार्ग। तो इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीप तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इलाहाबाद से हल्दिया घाटी तक, तो इलाहाबाद से हल्दिया घाटी तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। यह सबसे लंबा जलमार्ग भी है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, तो जलमार्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक का ये देखते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक, 2 है सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में, 3 है कोल्लमपुर से कोयम्बटूर तक, 5 है काकीनाडा से मरकानाम तक, 5 है तलचर से धामरा तक और 6 है हमारा लखीमपुर से बांगा तक। भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बंदरगाह और ये इधर राज्य है, तो कांडला गुजरात में है, मारगोवा गोवा में, पारादीप ओडिशा में, हम इनके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं तो एक बार और पढ़ लेते हैं। कोच्चि केरल में, एन्नूर तमिलनाडु, नहावशेवा महाराष्ट्र में, तुतिकोरिन तमिलनाडु में और विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ये जो विशाखापट्टनम है ये सबसे गहरा है भारत का बंदरगाह। चलिए देश में कुल 12 बड़े तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह की देखरेख केंद्र सरकार द्वारा तथा छोटे बंदरगाह की देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राचीन बंदरगाह है। चलिए आगे हम देखते हैं देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में और कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह, इसका जो कांडला बंदरगाह का नया नाम है। नेक्स्ट हमारा दहेज गुजरात में स्थित बंदरगाह है। इसे रासायनिक बंदरगाह भी हम कहते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी। यहाँ जहाज़ों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य होता है। इसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान। तो पलांगू यानी बेतला झारखंड में है, दालमा ये भी झारखंड में है, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य ये भी झारखंड में है। गिर वन्य अभयारण्य, गिर वन अभयारण्य कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। नल सरोवर गुजरात में है, कैमूर बिहार में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में और सोमेश्वर है कर्नाटक में। चलिए तुंगभद्रा कर्नाटक में है, तुंगभद्रा है हमारा कर्नाटक राज्य में। और काबल वन जीव अभयारण्य तेलंगाना में, मानस असम में, काजीरंगा असम में, धान पक्षी विहार राजस्थान में, रणथंभौर है ये भी राजस्थान में। आगे हम देखते हैं कुंभलगढ़ राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चिल्का ये उड़ीसा में है और सिमलीपाल ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, मधुमलाई तमिलनाडु कर्नाटक, पेरियार केरल में और परम्बिकुलम है ये भी केरल राज्य में स्थित है। कान्हा किसली ये मध्य प्रदेश में, पंचगढ़ी ये भी मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में, नाहरहोल ये कर्नाटक राज्य में स्थित है।
सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर ये गोवा राज्य में स्थित है। केवलादेवी पक्षी विहार ये राजस्थान में। डफला मिजोरम में। डचीगांव ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सलीम अली ये भी जम्मू कश्मीर में। और शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी ने सन 1973 में शुरू किया गया था। चलिए आगे हम देखते हैं, भारत में केवल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। यह नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। जो ये वाला जो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे हम देखते हैं सर्वाधिक अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में। इसे टाइगर स्टेट राज्य भी हम कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। जिम कॉर्बेट पार्क रामगंगा नदी बहती है, यानी कि जो जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड में, उससे रामगंगा नदी जो है वो बहती है, उसके बीच से होकर बहती है। रेड डाटा बुक में विलुप्त पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है। चलिए, विश्व में रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में किया गया था। तो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। चलिए पहले हम देखते हैं हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में। चंबल है, चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है। कक्कड़पार परियोजना तापी नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। मालप्रभा मालप्रभा नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और भाखड़ा नागल सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में। व्यास यह व्यास नदी पर पश्चिम बंगाल में। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। मयूर पक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। गंडक परियोजना है गंडक नदी पर बिहार राज्य में। फरक्का परियोजना गंगा और भगीरथी नदी दोनों पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। रिहंद नदी परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, केरल राज्य में। और टिहरी परियोजना है भगीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में। चलिए आगे हम देखते हैं माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। घाटप्रभा परियोजना के बारे में देखते हैं हम। तो घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऊपरी गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा परियोजना पनामा नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। नाथपा झाकरी सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए कुछ और परियोजना देख लेते हैं नीचे। तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड नदी पर, झारखंड राज्य में बराकर नदी पर। सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, गुजरात राज्य में। शरावती परियोजना शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर, गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, राजस्थान में। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, हरियाणा राज्य में स्थित। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीन राज्यों में परियोजना विस्तृत है। कुंडा परियोजना तो ये कुंडा नदी पर स्थित तमिलनाडु राज्य में। चलिए आगे हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में बना तथा भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू की गई। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो प्रयाग यानी इलाहाबाद को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को, बुनकरों का शहर पानीपत को, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को, और डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग
जमशेदपुर झारखंड को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, मसालों का बगीचा केरल को, गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को, क्वीन ऑफ डेक्कन्स पुणे को कहा जाता है, और भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। चलिए आगे हम देखते हैं। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को, मलय का देश कर्नाटक को, और सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। काली नदी को क्या कहा जाता है? शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। लीची शहर देहरादून को कहते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को हम कहते हैं। एशिया की अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। कर्नाटक का रतन मैसूर को, त्योहारों का नगर मदुरै तमिलनाडु कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, और इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, रेलियों का शहर दिल्ली को, और भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। अरब सागर की रानी तो कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा, कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं ताला नगरी। अलीगढ़ को कहा जाता है जुड़वा नगरी। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा नगरी। वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी नगरी प्रसिद्ध है, और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है हमारी गंगा नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को, राष्ट्रीय राजबागों का चौराहा कहा जाता है कानपुर को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। नदियों का उद्गम, तो नदियों के बारे में हम देखेंगे कि किस नदी का कहाँ से उद्गम होता है। चलिए, यहाँ पर ये नदी लिखी हुई है, इधर लिखा हुआ है उद्गम स्थान नदी का, कौन सी नदी किस नदी से निकलती है, कौन सी नदी किस स्थान से निकलती है। तो सतलज नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत से। गंगा नदी का गंगोत्री उत्तराखंड से। सिंधु नदी का होता है मानसरोवर झील तिब्बत से ही। नर्मदा नदी का अमरकंटक की पहाड़ी जैसे होता है मध्य प्रदेश से। महानदी का सिहावा छत्तीसगढ़ से। कृष्णा नदी का होता है महाबलेश्वर के समीप से, और गोदावरी नदी का नासिक महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी का उद्गम होता है कुर्ग कर्नाटक से। चंबल नदी का मऊ मध्य प्रदेश से इसका जो है उद्गम स्थान है चंबल नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील से ये भी निकलती है। ताप्ती नदी का बैतूल के पठार से निकलते हैं मध्य प्रदेश से। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी के बारे में बात करते हैं तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है नदी, और इसका उद्गम स्थान तो व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और झेलम नदी वेरीनाग यानी कश्मीर से होकर निकलती है। जो ये है वेरीनाग, ये एक झील है कश्मीर राज्य में स्थित, उससे झेलम नदी होकर गुजरती है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, वहाँ उसे भगीरथी भी कहते हैं। इसका नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। तो ये क्या हुआ था कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था कि जो 20% भाग है वो पानी इस नदी का सिंधु नदी का 20% भाग पानी भारत यूज करेगा, और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ये वही वाला समझौता था। चंबल नदी राजस्थान में साल भर बहती है। जो चंबल नदी वो सूखती नहीं है, साल भर वहाँ पर राजस्थान में बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत की जनजातियाँ,
तो भारत की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। चलिए आगे हम देखते हैं। नागा जनजाति मिथन त्यौहार मनाती है। जनजाति और राज्य की कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो मीणा जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, लेपचा पाई जाती है सिक्किम में, भील जनजाति गुजरात मध्य प्रदेश, थारू उत्तराखंड, गुज्जर जम्मू कश्मीर, कादर केरल और मोपला केरल में पाई जाती है। गारो खासी जयंती मेघालय राज्य में, बंजारा राजस्थान में, कुकी मणिपुर में, बक्करवाल जम्मू कश्मीर में और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। खासी पाई जाती है पंजाब, सांसी पाई जाती है पंजाब में, लोधा पश्चिम बंगाल में, अल्लार केरल में, बागड़ी राजस्थान में, बुक्सा भोटिया उत्तराखंड में ये पाई जाती है ये वाली जनजाति। चौपान जम्मू कश्मीर और लुसाई असम राज्य में पाई जाती है। भारत के खनिज संसाधन। तो भारत के खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे तो ये खनिज पदार्थ हो गए और ये राज्य। तो तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, लौह अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है और मैंगनीज उड़ीसा में पाया जाता है, बॉक्साइट भी उड़ीसा में, पेट्रोलियम असम में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले वहीं खोज हुई थी पेट्रोलियम की। कोयला झारखंड में, अभ्रक आंध्र प्रदेश में, जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। तो यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, मैग्नेसाइट उत्तराखंड में और सोना कर्नाटक में पाया जाता है। चांदी राजस्थान में, लिग्नाइट तमिलनाडु में, टिन छत्तीसगढ़, थोरियम राजस्थान राज्य में पाया जाता है। क्रोमाइट झारखंड राज्य में, टंगस्टन राजस्थान राज्य में, सीसी झारखंड राज्य में, हीरा मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। चलिए भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य क्रम से उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ है भारत में पाए जाते हैं। भारत के उद्योग। तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के तट पर स्थापित किया गया था और भारत में एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना सन 1973 में की गई थी। भारत में पहले सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1854 ईस्वी में खोला गया था, जो मुंबई में स्थापित किया गया था। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। जूट उद्योग का पहला कारखाना सन 1859 में कोलकाता के समीप रिसरा में की गई जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में बिहार में स्थापित की गई थी। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1940 में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा था। भारत में सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था। सतना तथा कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज का पहला कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था। होशंगाबाद एमपी में नोट छापने के कागज बनाने वाला कारखाना है। तो जिससे नोट बनते हैं वो वाला कारखाना कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहाँ नोट के जो हमारे नोट होते हैं पैसों वाले, उसके कागज तैयार होते हैं होशंगाबाद में। चलिए आगे हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 ईस्वी में कानपुर में शुरू की गई थी। भारत के प्रमुख खाने डिगबोई असम में है पेट्रोलियम के लिए, बॉम्बे में है पेट्रोलियम के लिए, सिंहभूमि झारखंड में है लोहा के लिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले के लिए, झरिया झारखंड में कोयले के लिए और खेतड़ी है राजस्थान में तांबे के लिए, कोडरमा झारखंड बॉक्साइट के लिए, कोलारहट्टी कर्नाटक सोने के लिए, पन्ना मध्य प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जवार राजस्थान में जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इंडियन ज्योग्राफी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है।
तो ये जो सभी जो क्वेश्चन हैं इसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमने पूरी कंप्लीट करवा दिया है। ये मैराथन क्लास है हमारी, तो बहुत ही मुश्किल है जो इससे बाहर आएगा। तो ये जो मैंने आपको ज्योग्राफी करवाई है, इंडियन ज्योग्राफी, लगभग 90% आपके एग्ज़ाम में इसी ज्योग्राफी से आएगा, चाहे आप लिख के रख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को क्या करना है आपको पूरी की पूरी देखनी है, और हो सके तो अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। और इसकी PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आपको PDF चाहिए तो जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर ये जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और साथ में जो एक बेल आइकन का जो घंटा होता है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हर एक नई नोटिफिकेशन की, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।